हाय गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। एक नया दिन है, एक नई सुबह है, नए हफ्ते के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा की तरह किसी अच्छी एडवाइस के साथ अपने दिन का आगाज़ हमेशा करना चाहिए ताकि हम लोग इस पूरे हफ्ते के लिए मोटिवेट हो सकें, आप भी और मैं भी, और हमारा जो काम है वो भी अच्छा हम लोग कर सके, क्योंकि नया हफ्ता है, नया दिन है और जनाब नई सूरज की किरणें हम देख रहे हैं। हालांकि रोज़ाना की बुनियाद पर सूरज निकलता है, लेकिन उससे हमें ये सबक ज़रूर मिलता है कि जहाँ अंधेरा होता है उसके बाद सूरज तुलू ज़रूर होता है। तो इसलिए कभी भी नाउम्मीद नहीं होना अपनी ज़िंदगी से और अच्छे के लिए आगे बढ़ते ही जाना है। हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जिस तरह हम बात करते हैं, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी एडवाइस या कुछ किसी स्टोरी के साथ हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज हमने बात करनी है अपने मकासद के हवाले से कि हम ज़िंदगी में ना बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं और ज़्यादातर लोग जो है ना उनको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि महज ख्वाहिशात को सिर्फ सोच लेना ही ज़रूरी नहीं होता है जनाब। उनके बारे में क्लियर होना और क्रिस्टल क्लियर होना अपने दिमाग में कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। 3 चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी होती है कि आपको गोल ज़्यादा वाज़ेह हो और प्रैक्टिकल हो सके, और इन 3 चीज़ों का ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। सबसे पहले कि आप ये मकसद आप क्यों अचीव करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको इससे क्या जो अचीवमेंट है वो हासिल होगी, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। दूसरी चीज़ आपका विज़न होता है, मतलब कि क्लियर तौर पर इस बात को विजुलाइज़ करें कि आप ख़ुद को किस मकाम पर देखना चाहते हैं, वो कौन सा काम है जो आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर करना चाहते हैं। और तीसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके इस गोल का वाई क्या है। वाई मतलब क्यों, यानी ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आप ये गोल हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। फिर आप अपनी प्लानिंग्स पर काम करते हैं और फिर आप देखेंगे कि आप अपनी कोशिश कब शुरू करेंगे, कितनी ड्यूरेशन में अपना गोल हासिल कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो सकेंगे। गोल सेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग पहले के ज़माने में लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते थे। वो कहते थे नहीं जी, अगर सोच लिया है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन अब की ज़िंदगी में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, उसके लिए आपको एक मुस्तनद गोल सेटिंग करने की ज़रूरत है। गोल सेटिंग की एक मुस्तनद पॉलिसी, अपने मकासद के हवाले से एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। एक कह लें कि सोच ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप हर एंगल से सोचें। उसमें आपको पता हो कि मैं अगर ये मेरा प्लान काम नहीं करता तो मेरे पास प्लान बी होना चाहिए, और अगर प्लान बी काम नहीं करता तो मेरे पास प्लान सी होना चाहिए, और अगर ये तीनों काम नहीं करते तो मैं इसके अलावा और क्या काम कर सकता हूँ। तो ये आपकी गोल सेटिंग होती है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि फ़ायदेमंद भी होती है और आपको मोटिवेट भी करती है और सपोर्ट भी करती है, हेल्पफुल बहुत ज़्यादा साबित होती है बहुत से लोगों के लिए। और जो लोग गोल सेटिंग के साथ नहीं चलते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे, वो अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब वो ज़िंदगी के कुछ ऐसे मखसूस हिस्सों में पहुंचते हैं या एज में पहुंचते हैं ना, फिर वो रिग्रेट करते हैं कि फ़लाँ टाइम पे जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है वो नहीं होता, या मैं उस वक्त अच्छे तरीके से सोच समझ कर कोई चीज़ करता तो शायद मैं आज कामयाब तरीन इंसान होता। तो इसलिए कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ख़ुद को समझना, ख़ुद को जानना बेहद ज़रूरी है, और उसके साथ साथ गोल्स सेटिंग, मकासद के बारे में भी अपने जानना बेहद लाजमी होता जा रहा है। तो आज नए दिन का आगाज़ करेंगे और हमेशा की तरह हमने बात कर ली है अपने गोल्स के हवाले से, अपने कि किस तरह हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जनाब, आपको बताएं कि निगरान पंजाब हुकूमत का 1 साला दौर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आज 1 साल पूरा हो चुका है निगरान गवर्नमेंट को। गुज़श्ता 5 साल का अरसा आवाम के लिए मुश्किल तरीन दौर साबित हुआ है।
अशिया ज़रूरिया में मुसलसल इजाफे का जो सिलसिला 2018 से शुरू हुआ वो 2024 में भी इस वक्त जारी है। नाकिस पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क में महंगाई की शरह में कमी नहीं हुई है बल्कि इजाफा ही हुआ है। और निगरान पंजाब हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है आज। मोहसिन नकवी के 1 साला दौरे हुकूमत में महंगाई में मुसलसल इजाफा ही हुआ है। मुल्क में महंगाई की शरह में 44% इजाफा रिकॉर्ड देखने में आया है, जो माहाना बुनियादों पर 34% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अगर प्याज की कीमत देखी जाए तो वो 300 से तजावुज़ कर चुकी है। ब्रॉयलर और अंडों की कीमतें भी 1 साल में आसमान को छू रही हैं। आटे की किल्लत के साथ साथ उसकी कीमत भी कंट्रोल नहीं हो सकी है। तो ये 1 साल की कारकर्दगी है। हाँ जी, हमें ग्राउंड रियलिटी भी देखने को मिलती है। हमें इफ्तिताह बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी बन रही हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसकी जेब पर अशे खुर्दोनोश का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, जो 2 वक्त की रोटी भी अच्छे तरीके से नहीं खा पाता, उसके लिए सड़कें बनना या अंडरपासेस बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने रोटी खानी है, उन्होंने सड़कें नहीं खानी, उन्होंने जाके उधर नहीं रहना, उन्होंने घर में जो 2 वक्त की हंडिया है उसका जो तड़का ही है अब वही देख ले कहाँ तक पहुँचा है, आटे की कीमत देखे कहाँ तक पहुँची है। तो ये सारी सूरत हाल है। पूरा एक जायज़ा ले लेते हैं कि 1 साल में क्या क्या हुआ है, निगरान गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश की है महंगाई को ख़ास करके कंट्रोल करने के हवाले से। इस पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, हम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादिर, 1 साल हो चुका है पंजाब गवर्नमेंट को, पता भी नहीं चला इस तरह गुजरा है 1 साल। लेकिन 1 साल में जहां इनका पता नहीं चला वहां पे अवाम को लग पता गया है महंगाई के हवाले से। तो क्या सूरत हाल रही है? कोई कंट्रोल करने के हवाले से उन्होंने कोई पॉलिसीज़ बनाई थी या सिर्फ अंडरपासेस और सड़कें ही बनती रही हैं? नहीं, अभी तक मेरे नज़र से तो ऐसी कोई पॉलिसी, जामिया पॉलिसी नज़र नहीं आई है कि जिसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर महंगाई या अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का तयन किया जाता है, उसको बेहतर करने के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम नया लेके आए हों या कोई उसमें बेहतरी की हो, या वहाँ पे जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने इन 365 दिनों में किसी मंडी का जो है वो विज़िट किया हो, या किसी जो है वो खेत का विज़िट किया हो कि कोई जिद्दत लाई जाए कि किसी तरीके से प्याज जो है। चले विज़िट की छोड़े, आप कोई एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं है जिसमें महंगाई का जिक्र किया हो या महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कोई एक कॉन्फ्रेंस की हो? महंगाई के हवाले से ये साल जो है वो बड़ा अजीब रहा है और शहरियों के लिए बड़ा सख्त रहा है। कीमतों के हवाले से जिस तरह आपने ब्रायलर और अंडों की कीमतें कहीं, अंडे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गए हैं, यानी कि इस वक्त मार्केट में 40 रुपए का एक अंडा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। 40 रुपए के एक अंडे का मतलब है कि दर्जन अंडे जो हैं वो 480 रुपए के हो गए। कौन लेगा रोज़ाना की बुनियाद पर 480 के? लोगों ने अंडों की ख़रीदारी जो है वो महदूद कर दी, लेकिन उसके बावजूद कीमतों में इजाफा जो है वो होता जा रहा है। ब्रायलर जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, इस वक्त भी 650 सवा 600 रुपए फ़ी किलो की सतह पे है। मटन जो है वो तो अब सिर्फ नाम लिया जा सकता है, वो तो नाम ही है ना, वो समझ ले हमारी पहुंच से कब का दूर हो चुका हुआ है। 2200 से तकरीबन 2600 तक जो है वो भी मटन जो है, मतलब अगर एक मजदूर जो है वो 3 दिन काम करे और कुछ ना खाए, फिर वो मटन खा सकता है। मटन जो है वो कच्चा खरीद सकता है, या फिर वो ईद पे ही खा सकता है, बड़ी ईद पे, उसके अलावा नहीं खा सकता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो बीफ है वो भी 1200 से 1400 तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। आटा जो है वो 150 से 160 रुपए फ्लोर मिल का आटा है, जबकि जो चक्की का आटा है जिसे देसी आटा हम कहते हैं वो 180-185 रुपए किलो तक, 200 रुपए किलो तक तो वो भी पहुंच चुका हुआ है। इसी तरह दूध जो है वो भी 200 रुपए से ऊपर ही है, 200 रुपए लीटर किलो जो है वो बिक रहा है। दही जो है वो 220 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। कोई चीज़ अब ख़रीद में नहीं आ रही। मतलब ये प्याज जो है वही है जो 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 300 रुपए तक, 60 रुपए तक जाता था। तो लोग जो हैं वो महंगाई का जो है वो अलार्म बिल उठते थे कि इतनी महंगाई हो गई है। प्याज जो है वो 60-70 रुपए किलो हो गया, अब जो है वो 300 रुपए किलो हो गया हुआ है। इसी तरह टमाटर जो है वो 180-200 रुपए किलो तक है। लहसुन जो है वो 750 से 800 रुपए किलो तक है। अदरक जो है वो भी 750 से 800 रुपए तक। सब्ज़ मिर्च जो है
वो जो है 200 से 250 रुपए किलो तक। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंडिया में जो है वो लाजमी तौर पे जूस जानी। है और रोज़ाना ये यूज़ होनी है। अब मंडी में भी आप चले जाएं तो पहले होता था कि मंडियों में दुकानदार ख़रीदारी के लिए आते थे, अच्छा, वो जाके परचून मार्केटों में बेचते थे। लेकिन अब जो है वो मंडियों में भी शहरी जो है वो परचून की ख़रीदारी के लिए आ गए। और हैरान कुन तौर पे इस वक्त आप सब्ज़ी की दुकान पे चले जाएं, पहले किसी दौर में होता था कि प्याज जो है वो धड़ी के हिसाब से बेचा जाता था। 5 किलो की कीमत बताई जाती थी, 150 रुपया धड़ी है, 200 रुपया धड़ी है, फिर वो किलो पे आया। हाँ, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सब्जियां जो हैं वो पहले धड़ियों में बिकती थी, अब किलो में, फिर किलो में बिकती थी। अब उसकी कीमतें जो हैं वो पाव में लिखी हुई हैं। जो स्लेट्स लिख के लगाई हुई हैं दुकानदारों ने, उसके ऊपर लिखा हुआ मटर 80 रुपया पाव। वो दूर से ऐसे लगता है पता नहीं शायद 80 रुपए किलो है, हाँ। लेकिन वहाँ करीब जाने पे पता चलता है कि वो 80 रुपए पाव हैं। इसी तरह फल जो है वो तो खैर अब वो तो हम खा ही नहीं सकते ना, तो वो माशाल्लाह इतने महंगे हो, मतलब जो मौसमी सब्जियां और मौसमी फल भी इतने महंगे हो गए। मैं तो आलू की कीमतें सुन सुन के हैरान हो जाती हूँ। आलू जो हर चीज के साथ यूज हो जाता है, उसकी कीमत इतनी मतलब ज्यादा। ये कहा जाता था कि चले कुछ नहीं है तो आप आलू पका ले, हाँ, आलू अंडे बना ले, 3 अंडे डाल लिए, 2 आलू डाल लिए तो ठीक है जी, बन गया। 3 अंडे जो हैं वही 120 रुपए के मिलेंगे कच्चे जो हैं। हाँ। तो फिर उसके साथ 80 रुपए के आलू, 200 रुपए का ये हो गया, साथ में घी लगा लें, 300, 400, 500 रुपए का एक सादा सी जो है वो एक वक्त की हंडिया बनती है। और जिस तरह फलों की बात हुई तो इस वक्त फल जो है, किन्नू का मौसम है। हाँ जी, ये मौसम है कि इस मौसम में हमें मार्केटों में, रेडियों पर जो है वो किन्नू सजे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट में किन्नू जो है वो भी 350 रुपए दर्जन तक है। कौन खाए? और किन्नू अब ये भी एक नया ट्रेंड आ गया कि अब किन्नू भी जो है वो किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। अच्छा। 1 किलो में जो है वो 3-4 दाने जो है दर्जन के हिसाब से होते थे, पहले दर्जन के हिसाब से होते थे कि 12 किन्नू जो है वो बेचे जाते थे। अब किलो के हिसाब से, जिस क्योंकि किलो में जितने भी आ किलो गए। में कीमत थोड़ी लगती है। जब लिखा होगा कि 150 रुपए किलो, तो 150 रुपए में 4 किन्नू आपको मिल रहे हैं। ये भी सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में। और किन्नू का सीज़न है और किन्नू मार्केट में जो है वो महंगा है। इसी तरह इस वक्त मटर का सीज़न है। सर्दियों में मटर और गाजर हुआ करती है, ये मौसमी सब्जियां हैं। हाँ। शलजम होती है। शलजम तो वो थी जो 5 रुपए 10 रुपए की किलो था, लेकिन अब शलजम भी जो है वो 70, 80, 100 तक है। इसी तरह मटर जो है वो 300 से 350 रुपए किलो तक है। गाजर जो 5-10 रुपए की थी, और जो सब्जी खरीदने जाता था वो 1-2 गाजर वैसे उठा के खा लेता था। अब अगर आप उठा के खाने लगेंगे तो शायद वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि वज़ीर आला को 1 साल हो गया। अभी तो प्याज की जिस तरह कीमत बढ़ती जा रही है, ये तो जवाब निकाल रहे हैं कि जी ईरान और पाकिस्तान की जो कशीदगी चल रही है, जो सूरत हाल चल रही है, उसकी वजह से प्याज महंगा आ रहा है। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान है या ईरान है? ऑब्वियसली हमारा ही है, लेकिन एक जवाब है ना लोगों के इनके पास कि भाई महंगा इसलिए हो रहा है प्याज क्योंकि जी ईरान और पाकिस्तान कशीदगी जो भी मामला चल रहे हैं। वैसे तो बॉर्डर एक दिन भी, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। नहीं, लेकिन अगर बंद भी हो जाता है या नहीं भी बंद होता, लेकिन प्याज जो है वो महकमा ज़राअत पंजाब, जिसका डेविस रोड के ऊपर हेड ऑफिस है, वो ईरान के प्याज की रिप्रेजेंटेशन वहाँ यहाँ पे बैठ के कर रहा है। वो उसने किसान को बताना है कि आप किस तरह फसल लगाएंगे, कौन सी फसल लगाएंगे, आप जो है वो गंदम कैसे लगाएंगे, आप प्याज जो है वो कैसे लगाएंगे, और आपको कितनी पैदावार होगी। नहीं तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं होगा ना। ज़राअत का शुबा वो बस चल रहा है, वो डिपार्टमेंट चल रहा है, फंड्स वो ले रहे हैं, वो बैठे हुए हैं एसी वाले कमरों में अयाशी कर रहे हैं, उन्हें और क्या चाहिए। हर साल अल्लाह के फजलो करम से उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज और जो चीज़ें जो जारी होती हैं, बम्पर क्रॉप हो चुकी है। वो बम्पर क्रॉप पता नहीं कहाँ होती है, फिर भी कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं। वो बम्पर क्रॉप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी कीमतें जो हैं वो एक आम जो मजदूर है उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। इतनी बम्पर क्रॉप हो जाती है। रिकॉर्ड जो है वो हमने तो काफ़ी दफ़ा उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई आता ही नहीं। वो असल में मसला ये है कि जब जो घर का सरबराह है उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ हों, अच्छा, तो फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे जो जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं वो फिर अपनी जिम्मेदारियां उसी तरीके से अदा करेंगे। अब उनको पता होगा कि किसी भी वक्त जो है वज़ीर आला साहब पूछ सकते हैं कि जी आपकी साल की कारकर्दगी क्या है, ज़रा इधर आए, मुझे आगे बताएं आप। वो होमवर्क भी करें कि हमने यही। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ब्यूरोक्रेसी के पास कारकर्दगी की रिपोर्ट हर वक्त एक तैयार फाइल पे पड़ी होती है।
काम करें ना करें वो फाइल तैयार होती जी, है। बम्पर क्रॉप होगी। हमने रिकॉर्ड एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम भी काश्त कर दिया, इस दफ़ा ये भी कर दिया, वो नहीं भी कर चले, दिया। वो तो एक पेपर वर्क होता है ना, लेकिन जो रियलिटी है, फील्ड में रियलिटी है, जो चैनल्स बोल रहे होते हैं, टॉक शो में अवाम से बात हो रही होती है, जब बाहर जाके शो करते हैं तो वो इन तक नहीं पहुंचती जो रियलिटी है, ये सिर्फ तो उनको कागजों की हद तक रहते हैं। इन तक तब पहुंचेगी जब वो इसको संजीदा लेंगे। जब वो संजीदा ही नहीं लेंगे तो फिर जितनी मर्जी पहुंचती रहे। अब आपके घर की बेल बजेगी तो आप संजीदा लेंगे कि बाहर कौन आया है। हमसाये का दरवाज़ा खटकेगा, आप नहीं संजीदा लेंगे, चाहे वो जितनी दफ़ा मर्जी खटकता रहे। इसी तरह जब आप संजीदा नहीं लेंगे, जब आप उसको प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे कि महंगाई जो है उसको कंट्रोल भी करना है। अब ये कंट्रोल करना कोई नहीं है कि आप जो है वो दुकानदार के पास चले जाएं और उसे कहें रेड लिस्ट निकालो और जुर्माना करके उसको जो है वो आप कारकर्दगी दिखा दें। और वही सारा जो जुर्माना उसने वो आवाम से ले लेना है। मतलब 250 रुपए किलो प्याज सरकारी रेट लिस्ट में है, शर्म आनी चाहिए। 250 सरकारी रेट लिस्ट में है, 250। मतलब टमाटर 130 रुपए किलो है। अच्छा। मटर जो है वो 175 200 रुपए किलो तक है। सेब 295 रुपए किलो है। इसी तरह जो सरकारी रेट लिस्ट में इतना ज्यादा, तो फिर आड़तियों ने या बाकी दुकानदारों ने तो ऊपर लेना ही है ना। सरकारी रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद करवा के तो किस तरह जो है ये वही गाजर जो 5 रुपए 10 रुपए सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर लिखा होती थी, अब वो जो है 65 रुपए 70 रुपए 55 रुपए तक पहुंच चुकी। अब आप सरकारी रेट लिस्ट पे भी अमल दरामद करवा देंगे तो क्या रिलीफ मिलेगा? कुछ नहीं रिलीफ मिलेगा। रिलीफ तो तब है ना कि जब आप उसको उसकी सप्लाई चेन को बेहतर करें, आपको सरकारी रेट लिस्ट देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मार्केट में कीमतें जो हैं वो कम हो जाएं, किसान को कम लागत में अच्छी पैदावार मिल जाए। असल में किसान भी रोता है कि मैंने जो फसल लगाई है उसके ऊपर मेरी जो पैदावारी लागत है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। बिजली महंगी हो चुकी हुई है, खादें जो हैं वो गायब हो चुकी हुई हैं। मतलब कि अब देखें आप ये कि महकमा ज़राअत की जानिब से पिछले दिनों रिपोर्ट दी गई थी कि एक साल में कितनी यूरिया खाद के ज़खायर पकड़े, लाखों बोरियां पकड़ी गई। अच्छा। और ये कारकर्दगी रिपोर्ट बताने के मतलब कि बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने लाखों बोरियां पकड़ ली। अच्छा, लाखों बोरियां पकड़ ली, आपके होते हुए वो ज़ख़ीरा हुई क्यों? उसका कोई फ़ायदा हुआ अगर पकड़ी भी गई हैं तो? उसका फ़ायदा एक हद तक हुआ होगा। अच्छा। उस हद से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आपको कोई भी चीज़ आपके डोर स्टेप पे पहली बात ये है कि वो घपला किया कैसे उन्होंने, वो स्टोर कैसे की उन्होंने? वो स्टोर कर ली है। हालांकि वो तमाम खाद जो है वो तमाम खाद जो यूरिया खाद जो है उसकी एक एक बोरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये भी पता है कि ये अगर 100 बोरियां फलाने डीलर को दी जा रही हैं तो उससे पूछा जाएगा भाई किसको बेची हैं। सही, ठीक है। लेकिन जो फील्ड अफसरान है वो बादशाह है भाई, वो बादशाही कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। ये तो वो खाद की बोरियां हैं जो पकड़ ली गई हैं। वो खाद की बोरियां जो जैली खाद बिकी है उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, उसमें भी जैली खाद। वाह वाह। जो किसान को जैली खाद दी गई है, जो इस उम्मीद के साथ उसको ख़रीद रहा है कि मैं अपनी फसल पे इसका छिड़काव करूँगा तो मेरी फसल बेहतर होगी, मेरे घर अच्छे। कितना जुल्म है उसके ऊपर। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल जो है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक साल में माशाल्लाह सड़कें बड़ी अच्छी हुई हैं। अंडरपासेस बहुत बने अच्छे हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं, दौरे बड़े अच्छे हुए हैं हॉस्पिटल्स में, बाकी जगहों पे। और उसके अलावा जो है वो बाकी जो कि काम है वो बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल में बैठा हो अब मरीज़ के साथ लो आएगा, उससे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो तुम टिफ़िन लेके आए हो, इस टिफ़िन के अंदर एक छोटे सी जो एक प्लेट है उसमें कितने की आपने सब्जी बना के वही तो बात है ना, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वही पूरी नहीं हो रही है। जब आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है ये अंडरपासेस बनाने का, ये सड़कें बनाने का, ये दौरे करने का, जब एक आदमी एक वक्त की रोटी अच्छे तरीके से पेट भर के, मैं कहूँगी पेट भर के, अगर वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता तो क्या फ़ायदा हमारे ये सारी चीज़ें करने का। अगर एक वक्त की रोटी तो मज़दूर खुद खा ले तो मेरा ख्याल है ये बड़ी बात नहीं है। वही तो कह रही हूँ। अगर एक वक्त की वही मज़दूर आसानी के साथ अपने बच्चों को पेट खिला दे तो मेरा ख्याल में ये सबसे बड़ी कारकर्दगी भी होगी, सबसे बड़ा अचीवमेंट भी होगी और सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इस वक्त जो है वो रोज़गार की भी ये सूरत हाल है कि मज़दूर जो हैं वो जिस तरह मुख्तलिफ़ बस स्टॉप्स पे जो है मज़दूर अड्डा बने हुए हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, वो सारा दिन बेचारे इस उम्मीद के साथ बैठे होते हैं। लेकिन अब जैसे लोगों का एक पर्सपेक्टिव ये बन गया है, या हमारे जो हुकूमत
के जो लोग होते हैं, जमातें जो होती हैं, वो ये पर्सपेक्टिव बना रही हैं कि इलेक्शन आएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, हमारे पास जी फार्मूला है महंगाई ख़त्म करने का भी, रोज़गार का भी और फलां चीज़ का भी। नहीं, अब तो आपको लगता है कि ये इलेक्शंस के बाद कोई सूरत हाल बेहतर होगी? मुझे तो ये भी लगता है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री भी मिल जाए, ये स्लोगन भी पढ़ने को मिले। अच्छा, 200 यूनिट तक मिल जाएंगे, ये भी स्लोगन पढ़ने को मिले। स्लोगन तो पढ़ने बहुत को ज्यादा है। मिलेंगे। स्लोगन बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं। स्लोगन एक उम्मीद दी जा रही है ना, उम्मीदें बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ ये होगा कि अगर प्याज जो है वो 300 रुपए किलो है, तो अगर एक हुकूमत, संजीदा हुकूमत, पंजाब हुकूमत आती है, वो ज़राअत पे काम करती है, ज़रई मामलात को बेहतर करती है, क्योंकि पंजाब जो है वो प्योर ज़रई सूबा है। पाकिस्तान या अगर आप देख लें ना, या पंजाब ही देख लें, तो अब जो डेटा हमारे पास आ रहा है ना अब्दुल कादिर, वो ये आ रहा है कि 205 जो ममालिक हैं उनमें महंगाई में छठे नंबर पर हम आते हैं। 205 ममालिक में जो महंगाई की जो सूरत हाल चल रही है, हम छठे नंबर पर आ रहे हैं। और कितने लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं जो ख़ते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, जो सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है, इतनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है कि आप देखें कि सर्दियों में हज़ारों रुपए बिल आ रहे हैं लोगों के, और जो गैस का बिल है वो भी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा दिया जा चुका है। वो पानी का बिल जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। बिजली के बिलों की तो बात ही ना करें, बिजली के बिलों के ऊपर तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। ये 3 यूटिलिटी बिल्स हैं, और ये इन 3 यूटिलिटी बिल्स की अदायगी आपको हर सूरत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो आप सोचेंगे कि मैंने अपने बच्चे को आलू खिलाना है, मटन खिलाना है या ब्रायलर खिलाना है। उसके बाद हम सोचेंगे कि उसको फल खिलाना है। वो भी डॉक्टर कहता है कि जी आपका बेटा जो है वो बीमार है, हाँ, तो आप इस तरह करें, इसे केले खिलाया करें। वो फिर बाप जो है वो साइकिल पे निकलता है या मोटरसाइकिल पे निकलता है और सस्ते केले ढूंढने निकलता है। सस्ते केले नहीं, वो अपनी किसी ज़रूरत को माइनस करता है और उसके बाद वो बच्चों ये मेडिसिन बन चुके हुए हैं। फल जो है वो गरीब के लिए मेडिसिन बन जब चुके हैं। तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता तब तक ये गरीब आदमी फल नहीं खा सकता, आसानी से नहीं खा सकता। और ड्राई फ्रूट जो है वो गरीब के लिए, वो तो क्या वो तो समझेंगे, वो अगर खाएंगे तो उनकी ईद हो जाएगी, वो दिन उनकी ईद होगी उन बच्चों की, अगर वो ड्राई फ्रूट घर लेके जाएंगे। तो ये सूरत हाल है कि 1 साल हो चुका है ये निगरान पंजाब गवर्नमेंट को, और महंगाई के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसको कंट्रोल करने के हवाले से कोई एक भी ऐलान या एक भी कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें नज़र नहीं आए हैं, वो निगरान गवर्नमेंट के कोई भी अहदेदारान हो। तो बाकी चीज़ें सब कुछ चल रही है, पैरेलल चल रही है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें, उनके हवाले से अगर हम लोग काम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, और आज हम अच्छे तरीके से उनको अप्रिशिएट भी कर रहे होते। हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या यहाँ पर आए, महंगाई के हवाले से हम बात करते, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का 1 साल मुकम्मल हो चुका है, पहले हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, अब बात करते हैं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, मगर हुआ कुछ नहीं। और लोकल बॉडीज़ का सिस्टम होता तो शायद लोगों के गली मोहल्लों की जो बुनियादी काम है वो हो जाते अच्छे तरीके से या बर वक्त हो जाते। मोहसिन नकवी ने 1 साल में कुछ सड़कें, कुछ अंडरपासेस ज़रूर बनाए हैं, लेकिन लाहौर का जो हाल गुज़श्ता 5 साल में हुआ है वो भी हम सबके सामने है। और लाहौर में हमने देखा है कि जनाब पार्किंग का मसला हो, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स या खड्डों का मसला हो, वो वैसे का वैसे ही है। लाहौर की सफाई का सिस्टम पहले से थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, और शायद ये क्रेडिट भी CM पंजाब मोहसिन नकवी को ही जाता है, वरना PTI के 3.5 साल से ज़ायद दौरे हुकूमत में लाहौर के साथ सौतेलेपन का जो सलूक हुआ है, मतलब वो हम सबके सामने हमने देखा है। आज निगरान गवर्नमेंट की 1 साला कारकर्दगी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। उनसे जानेंगे कि तजावुज़ात के हवाले से 1 साल में क्या क्या काम हुआ, लोकल बॉडीज़ के हवाले से 1 साल में क्या क्या काम हुआ, निगरान गवर्नमेंट ने कितने अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को टेकअप किया है और आगे लेकर चला है। महंगाई की सूरत हाल तो हमने जान ही ली थी कि जनाब 1 साल में कोई भी उसके हवाले से काम नहीं किया गया है। तो इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
इमरान, महंगाई पे तो हमने बात कर ली है आपके आने से पहले कि एक साल में महंगाई के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, कोई कह ले कि ऐलान नहीं किया गया, कोई कॉन्फ्रेंस इवन दो के नहीं की, कोई विजिट नहीं किया गया महंगाई को लेकर। लेकिन तजावुज़ात के हवाले से तो हमने देखा है, या बाकी चीज़ों के हवाले से, अंडर पास सड़कें बन रही हैं, उस हवाले से हमने देखा कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी अच्छी हुई हैं, विजिट्स भी बड़े अच्छे अच्छे हुए हैं। क्या एक साल में बदला है? आपको क्या लगता है शहर लाहौर का नक्शा बदला है एक साल में? देखिए मुनीबा, मैंने अपनी सहाफ़ती दुनिया में 21 साल में ना, अच्छा, ये जो 2023, आप एक साल की बात करें, मैं 6 माह की बात करूंगा, क्योंकि इनको टाइम ही 6 माह का मिला है। 6 माह तो पहले हुकूमत को सीधे होते हुए लगे हैं। 9 मई का वाक़या आ गया बीच में, फिर इनको जून जुलाई के महीनों तक ना इसको सेटअप में लेकर आने के लिए लगे रहे। फिर एक बहुत प्रेशर नज़र आया हमें ना इस गवर्नमेंट में, और ये पहली कायम मकाम गवर्नमेंट थी कि हमें ऐसे लग रहा था कि जिस तरह ये हकीकी गवर्नमेंट है, और जिस तरह के काम वो कर रही थी ना, इसलिए लग रहा था। हमने देखा कि जून के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर आपको CBD प्रोजेक्ट भी कलमा चौक पे नजर आया कि डूब गया, कश्तियाँ चलने लगी, वहाँ पे मछलियाँ आ गई पानी में, नजर आया आपको सब कुछ। मगर उसके बाद जो एक पेस पकड़ी ना इस निगरान गवर्नमेंट ने, जिनको हम मोहसिन नकवी नहीं, मोहसिन स्पीड कहते हैं, तो स्पीड जो इन्होंने एक पेस के तहत पकड़ी, और आज हमें ये नज़र आ रहा है कि शहर लाहौर के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं ना, जिनका हम अक्सर जिक्र करते थे आपके प्रोग्राम में कि जी ऐसा लगता है कि लाहौर शहर में आए तो ऐसा लगता है बसीदा बसीदा नजर आता है, पता नहीं अंदर क्या होगा। अब जब जैसे ही आप लाहौर शहर में शादरा से भी आए, सगिया से भी आए, अगर आप ठोकर से भी आए, तो आपको एक नया लाहौर जो है वो आपके दाखिली खारजी रास्तों में नज़र आता है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप शादरा में जाते हैं तो आपको लाइक डिफेंस लुक नज़र आएगी आपको, कि आपने जैसे ही शादरा पुल क्रॉस किया, एक और ब्रिज आ गया, ओवरहेड ब्रिज, उसको आपने क्रॉस किया। रात के टाइम अगर आप जाएं तो आपको यूँ लगेगा कि रोशनियों के शहर में आप आ गए हैं। उसी के साथ आपको इमामिया कॉलोनी का एक लंबा ब्रिज नज़र आएगा, उसके बाद आपको काला शाका को आप पहुंचेंगे, और उसके बाद आप रिंग रोड पे जा सकते हैं। राइट पे जाएंगे तो आप शहर की तरफ वापस आ रहे हैं, हरबंसपुरा एयरपोर्ट की तरफ, अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आप मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखिए कि इतनी ज़्यादा इस पेस के साथ काम करने पर आपका ज़मीनी रास्ता जो है उसको कवर किया गया है, उसको घंटों का रास्ता मिनटों पर लाया गया है। हम यहाँ पे कहते थे कि जी खौफ आने लगी है, ट्रैफिक में सारा दिन फंसे रहते हैं। वो मामला कब से लटक रहा था ना, PTI के दौर से वो चीजें चल रही थी। अच्छा, लगता नहीं था ऐसा कि इस गवर्नमेंट में होगा, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये होता नहीं है ना, अथॉरिटी नहीं होती है। कॉन्सेप्ट था कि जी ये भी आएंगे, एक साल वैसे ही निकालेंगे, कुछ अपने हमें ये था कि 90 दिन के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे और चले जाएंगे। मगर इन्होंने ये तय कर दिया, ये एक गोल सेट कर दिया है कि काम करके जाना ना, जो अगला CM आएगा बाबा साईं, वो सोएगा नहीं वो अब सोएगा नहीं, वो 4 बजे भी नजर आएगा, 3 बजे भी नजर आएगा। अगर नहीं नजर आएगा तो लोगों के ज़हन में अब मोहसिन नकवी इस तरह से नहीं जा सकते। वो एक स्पीड का नाम बना कर गए हैं, और आपके साबका वज़ीर आज़म जो थे, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला भी थे और वज़ीर आज़म भी, अच्छा, आपके शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इनको खुद कह दिया कि मेरी स्पीड से काफ़ी हद तक आपने आगे स्पीड की। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक स्लोगन मिल गया है, और हम ये मानते हैं कि शहर की सड़कों का जाल, शहर के अंडरपासेस, शहर के ओवरहेड ब्रिजेस जो हैं, वो इन्होंने 6-7 माह की मुद्दत में, जिसे कहती है ना एक पूरा डंडा दे के काम करवाना, उस तरह से करवाया है। नहीं, वो तो अभी भी हम देखते हैं कि रात को भी निकल पड़ते हैं ये विजिट के लिए, दौरों के लिए। अगर वहाँ पे बंदे मौजूद नहीं, खुद बैठ जाते हैं। अच्छा, आपको मैं एक बंद रोड का भी पिछले दिनों में वाकया सुना देता हूँ। हमारे एक ना सूबाई वजीर साहब, निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग है, अच्छा, तो वो कैंप में ही सो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो कैंप में सो रहे हैं, क्योंकि बंद रोड को खुला किया जा रहा है रिंग रोड के साथ मिलाने के लिए। इमारतें तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, ताकि बंद रोड जो है आपका बाबू साबू की तरफ जाने वाला रास्ता खुला हो जाए। वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, तो वहाँ पे ही वो अपना ये सिस्टम लेकर चल रहे हैं। वो अपना बिस्तर वहीं पे लगाए हुए हैं, क्योंकि लास्ट डे चल रहे हैं, लास्ट मूवमेंट चल रही है। अभी लोगों के ज़हन में है कि शायद इलेक्शन ना हो, शायद हो, इबहामी कैफियत, कंफ्यूजन। मगर इस कंफ्यूजन को एक तरफ रखते हुए मोहसिन नकवी जो है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे 31 जनवरी तक ये काम चाहिए सारे, ताकि हम उसके बाद 8 दिन जो है वो इलेक्शन की तरफ
आगे बढ़े। मगर मकसद ये कहने का है कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे बाहर एबर्ट रोड है, वो तैयार हो रही है, वो नज़र आ रही है, यानी कि ये वो सड़कें थी अभी तक, लेकिन उसके साथ जो उस साइड पे सारी जो सूरत हाल है वो तो वैसे की वैसे ही है। मशीनरी आ गई है। अभी मैं चूंकि आया हूँ ना, तो वो नजर यानी कि एक ये वो रोड थी जिनको हम पूरा साल यहाँ पे बैठ के बताते रहे कि जी काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम, मगर एक माह में 414 काम देखें जब करने को आते हैं तो फिर आप ये कहते हैं जी बल्दियाती नुमाइंदे कहाँ पे हैं। हम ये कहें हालांकि लोकल बॉडीज का एक्ट है कि आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा के गली मोहल्लों के काउंसलर, गली मोहल्लों के जो चेयरमैन है, वो आपकी जो है अपने गली मोहल्लों का मतलब ये होता है कि एंड तक पहुंच जाते हैं। छोटे जो काम है वो हो सके हमारे गली मोहल्लों के, क्योंकि अब ये लोग जो गली मोहल्लों में तो आके नहीं काम कर सकते या करवा सकते हैं। देखें अब यही तो बात आ गई सामने कि जनवरी का महीना, 1 जनवरी को आपके वर्क ऑर्डर जारी हुए टेंडर होने के बाद, 1 जनवरी से लेकर अब आज 22 जनवरी है, आपके लाहौर के 414 काम 3 अरब की लागत से, बल्कि ज्यादा ही होंगे, इससे ज्यादा के पैसों से चल रहे हैं। 3 अरब को हम मामूली रकम तो कह सकते हैं अब बड़े प्रोजेक्ट को देखते हुए, मगर ये मामूली रकम तो नहीं है कि आपकी कई किलोमीटर लंबी सड़कें बन रही हैं, पैच वर्क्स लग रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, धर्मपुरा से लेकर वो धर्मपुरा फाटक तक जो है वो रोड बनाई जा रही है। तजावुज़ात के हवाले से हमने देखा था बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन किया, हमने भी यहाँ पे बात की, सफाया हो गया। जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से पता नहीं कितने तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन किए गए हैं। अब ये पहली दफा मैं अगर अपने होश में बात करूं तो मेरी पहली दफा हुआ है। आपसे भी मैंने बात की, आपने कहा जी सफाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहाँ दूर जाएं, ये लंडा बाजार देख लें यहाँ का, वैसे का वैसे नहीं, आप शुक्र है आप लंडा बाजार ले गए हैं। मैंने कहा शायद कह रही है लिबर्टी चले। नहीं, चले लिबर्टी तो बड़ी दूर हमें यहाँ से पड़ता नहीं कि बिल्कुल यहाँ से जाए तो ये लंडा बाजार तो बाजार ही होता है, वहाँ पे हर किसी ने जाना होता है। नहीं, मैं ये कहता हूँ तजावुज़ात अभी भी वैसे बाहर आप ना, हम जब ये काउंट करते हैं ना तो अक्सर हमें भी कहीं पे जाने का मौका मिल जाता है बाहर ना, तो वहाँ पे भी हमें सुलझे हुए तरीकों से ना रेडियाँ नजर आती हैं, यानी कि जो टायर पर चलने वाली रेडियो वो नजर आती है, बड़े खूबसूरत तरीके से लगाई होती है और उनको एक जगह दी जाती है कि वहाँ पे आपने लगानी है, वो लाइसेंस होल्डर होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिसका दिल करता है वो वहीं पे अपनी रेडी लगा के बैठ जाता है। अच्छा देखिए मुनीबा, ये कनेक्शन है महंगाई के साथ, इसको इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रेडी बान जो है उनको तंग ना किया जाए, उनके लिए बाजार रखे जाए, उनके लिए प्रॉपर जगह दी जाए, उनको बैठाया जाए ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें, बजाय इसके कि वो अपने आप को तंग करने के वाले से तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, खुदा ना खास्ता क्यों उनका रोजगार हम लोगों ने छीना है। मैं कह रही हूँ जो इन लोगों ने ऑपरेशन किया है तजावुज़ात के खिलाफ, इतने फंड्स इन्होंने वो उस पे जाया किए हैं, नफरी वहां पे लगी है, टाइम वेस्ट हुआ है, वहां पे कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, एंड रिजल्ट तो नहीं निकला कुछ भी। हुआ क्या हुआ इसका ये हुआ कि जब पर्चा होने लगा शुरू हो गया ना, अच्छा। आपने नफरी की अभी बात की, ये पुलिस की नफरी साथ होती थी और मुतलका एसपी, मुतलका डीएसपी, मुतलका जवान सब मौजूद वहाँ पे, और ताकि जाहिर बात है कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिसकी वजह से सरकारी एहलकार जो है वो मसला पड़ जाए उनको, वो सारे मौजूद होते थे। और हमने खुद देखा, आपको पता कितनी FIRs हुई हैं? कितनी? 900 के करीब, और 900 के 900 FIR जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, वो लोग बाहर आ चुके हुए हैं जिनको पकड़ा। वजह क्या है? सियासत, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इतना प्रेशर जिसकी कोई हद ही नहीं। वो अब आपकी निगरान गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करे, वो कहते हैं जी हमारा इलेक्शन आ गया, आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया। यही तो मैं चीज बोल रही हूँ कि क्या फायदा हुआ फिर इतना ग्रैंड ऑपरेशन करने का, जब एट द एंड जब इसका रिजल्ट ही पॉजिटिव निकलना और वो लोग दोबारा से वहीं पे खड़े हुए हैं। आपका दिल करता होगा जी हम ना दिल्ली गेट जाएं, इसको समझने की कोशिश करें। मेरा दिल नहीं करता क्योंकि वहां पे जाके फायदा ही नहीं है ना आपको पार्किंग मिलनी है ना आपको जगह मिलनी है। दिल को खुश करने के लिए कर लें, जहाँ करता ही होगा। वैसे मैं एक दफा गया हूँ 3-4 हफ्ते पहले, और मुझे जेन्युइन बता रहा हूँ मजा आया वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि आप अक्सर तो पार्किंग मिली थी, रोजाना तो नहीं जाते, पार्किंग मिली थी, वो भी बताने लगा, रोजाना तो नहीं जाते, तो आप जब जाए तो आप उसको ना एंजॉय करें। आपने पार्किंग लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसे ही आपने कोतवाली क्रॉस करनी है, मस्जिद दरमियान वाली क्रॉस होगी जो दिल्ली गेट के सामने है, आगे से यूटर्न लेकर वापस आना, लेफ्ट साइड पे पार्किंग है। अच्छा। और पार्किंग वो है पैसे देकर आपने वो एक प्लॉट है, एक प्लॉट है, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, वहाँ पे 50 रुपए वो लेते हैं, और वॉल सिटी के अंदर वो पार्किंग आती है। 50 रुपए लेते हैं? जी 50 रुपए। हर जगह तो 100 रुपया ले रहे हैं। चले आप हमसे 50 लिबर्टी चले जाए 100 रुपए से नीचे ही नहीं आते वो।
हाँ ये तो है, नहीं आपने कम बताया, अभी मैंने 4 दिन पहले मेरे साथ इस तरह, मैं बताता हूँ वो भी आपको। तो वो वहाँ पर आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, वहीं से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मेन रोड वहीं से उन्होंने अंदर से जगह बनाई भी है, वो अंदर चले जाते हैं, अंदर जाए, दिल्ली गेट जाए, एंजॉय करें, खाना पीना खाएं और उसके बाद घर रहे हैं ना। नहीं तारीखी मकामात देखें, खाना पीना तो बात की बात है, बाद में ज्यादातर तो लोग वही खाने जाते हैं ना रात को। लेकिन ये सूरत हाल थी जनाब, 1 साल कारकर्दगी पर हमने बात की है निगरान गवर्नमेंट की कि इंक्रोचमेंट के वाले से क्या सूरत हाल रही है, बाकी ओवरऑल हमारा लाहौर का जो नक्शा है वो किस तरह बदला है उस पर बात की जनाब। अब कुछ मजीद हमारे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उस हवाले से बात कर लेते हैं। और वैसे भी ये जदीद दौर है, जिद्दत आती जा रही है, हम डिजिटलाइज्ड होते जा रहे हैं, और अगर हमारे इदारे भी डिजिटलाइज्ड हो जाएंगे, अपने चीज़ों में जिद्दत लेकर आएंगे, तो काफ़ी हद तक उन्हें भी फ़ायदा पहुंचेगा और उनके साथ साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जो अवाम हैं, उनको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी वाले से जनाब हमारा जो एक्साइज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इदारा है, उन्होंने भी जिद्दत लाने की कोशिश की है। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। इस दफ़ा उन्होंने जनाब एक ऐप निकाली है जिसको कह रहे हैं जनाब एक्साइज आपकी दहलीज पर, कि पहले आपको अपने कामों के लिए एक्साइज के दफ्तर जाना पड़ता था, वहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था और एक अलग दिन निकाल के, टाइम निकाल के वहाँ पर जाना पड़ता था। तो अब जो है ना, अब आपकी दहलीज पर एक्साइज आएगा और तमाम तरह आपकी प्रॉब्लम जो हल होंगी, और जो माफियाज हैं जो वहाँ पर आपसे पैसे बटोरते हैं और ज़्यादा पैसे बटोरते हैं, अब उनका भी ख़ात्मा होगा। तो ये किस तरह काम करेगी ये ऐप, और इससे फ़ायदा किन किन को पहुँचेगा और किस तरह यूज़ की जाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में रिजवान अकरम शेरवानी साहब मौजूद है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के। रिजवान साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ राहिल सैयद ने भी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। राहिल आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रिजवान साहब, सबसे पहले आप इससे बात करूंगी कि जिस तरह मैंने बात की कि जिद्दत का ये दौर है, और जब तक हम लोग जिद्दत लेकर नहीं आएंगे अपनी ज़िंदगियों में, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो एक्साइज डिपार्टमेंट पिछली दफ़ा भी कुछ नया लेकर आया था, लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होता है, इस दफ़ा नई ऐप लेकर आए हैं, तो क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई, और दूसरा ये काम कैसे करेंगी? एक तो इस वजह से कि ओवरऑल लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। आप ये देखें कि फूड सेक्टर के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, और इवन बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो अब आपको घर बैठे पार्सल डिलीवर करते हैं। तो लोगों के पास जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसको कहते हैं, किसी जगह के ऊपर जाना, उसके अंदर पैसे भी लगते हैं और उसके अंदर टाइम भी लगता है। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने बिल्कुल एक कॉर्पोरेट अप्रोच के साथ जो है वो एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका मकसद ये है कि जब आप किसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए या टैक्स पे करने के लिए एक्साइज के ऑफिस में जाते हैं तो आपका सारा दिन बर्बाद हो जाता है, और किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर किसी भी काम के लिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर उसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, फॉर्म इन्वॉल्व हैं। तो हमने ये जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, इसका मकसद ये है कि लोग जो है बजाय एक्साइज के ऑफिस आएँ, हम उनके पास चले जाते हैं, जो उनका काम है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र या टैक्सेशन से रिलेटेड। तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेशनल हो चुकी है या नहीं अभी? ये ऑपरेशनल हो चुकी है। अच्छा। इसका लिंक जो है वो हमने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दिया है, उसका 1-2 दिन में अखबार में भी ऐड आ जाएगा। तो उस जो आपका लिंक है या जो उस पेज के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए जो आपको ज़रूरी क्वाइफ चाहिए होते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है या आपका टेलीफोन नंबर है या आपका ईमेल एड्रेस है, वो 3-4 जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी, वो दे देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद इस ऐप को आप यूज़ कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब घर बैठे आप लोग अपनी जो है ना रजिस्ट्रेशन जो भी है, सारे काम है एक्साइज के हवाले से वो कर सकते हैं। लेकिन इसके चार्जेस क्या होंगे और क्या सारा इसका प्रोसेस होगा? अभी तो हमने टेंटेटिवली इसको 1500 रुपये जो है वो पर ट्रांजेक्शन पर फाइल जो है, अच्छा, तो ये इसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोई एक्साइज के ऑफिस में आता है तो उसका जो है वो पेट्रोल के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर उसके काफ़ी एक्सपेंस आ जाते हैं। अभी 1500 रखा गया है, आगे जाके नहीं, आगे जाके बढ़ेगी तो नहीं, कम भी हो सकती है। अच्छा, कम भी, शुक्र है ये कहा कम भी हो सकती है, वरना यहाँ पे जो भी आता है कहते बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नहीं, वो आप ये देखिए सियासी बयान में तो हो सकता है। सियासी बयान भी हो सकता है। ये जब भी इस तरह की कोई आप इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि क्योंकि इससे पहले कभी ये करनी रहे तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स होगा।
तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर जैसे ही आपको पता है किसी को बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाती है तो आपकी कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, बट 1500 रुपया एक एक्सपेरिमेंटल हमने जो फ़ी है उसके बेसिस के ऊपर लॉन्च करेंगे इसको, और फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है। अब एडजस्ट का मतलब ये दोनों इसके अलावा स्मार्ट कार्ड पे भी हमने बात करनी है। राइल, आप स्मार्ट कार्ड के हवाले से बता रहे थे कि पहले उसकी कितनी फीस थी और उसके बाद अब 1300 हो गई है। देखिए यार फी जब स्टार्ट किया गया इन्फ्लेशन यहाँ पे भी आ गई बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जो कंपनियां बना रही थी स्मार्ट कार्ड, जाहिर सी बात है खाम माल जब उनका महंगा हुआ, डॉलर का रेट बढ़ा, फिर कोरोना था, तो उसके बाद फिर कीमतें बढ़ती अब मेरा ख्याल है 1300 या उससे ज़्यादा पे जाएगा स्मार्ट कार्ड। जिसका नंबर प्लेट्स जो 800 और 1200 की थी वो भी 2000 तक चली गई, और अभी भी कंपनी कहती है इसका रेट बढ़ाएं। तो वो जाहिर सी बात है डॉलर का रेट कहीं चला गया, तमाम चीज़ें क्योंकि आपकी बाहर से आती हैं तो उसकी वजह से ये सारा रेट है। लेकिन ये जो 1500 की बात करें शेरवानी साहब, अब ये तो लोकल चीज़ है, अब देखते हैं इस पर आवाम को कितना 16 मिलते हैं, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसकी वजह यह है कि आपने जब आप आते हैं ना एक्साइज ऑफिस तो बहुत से एजेंट आपको घेर लेते हैं। जी बिल्कुल। वो आपने 3000 4000 दे के जलील होना है, टाइम ज़ाया होना है, फिर एजेंट को पैसे देने, उससे बेहतर आप 1500 रुपये पे करेंगे, आपका एक्साइज का अमला आपके घर आ जाएगा। अच्छा। वो आपसे दस्तावेज़ात लेगा सारी, उसी मौके पर ही आपकी गाड़ी जो है वो आपको रजिस्टर्ड भी कर दी जाएगी, नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, बाकी प्रोसेस वो डॉक्यूमेंट साथ ले आएंगे और महकमा एक्साइज में प्रोसेस मुकम्मल करके वही बंदे जो हैं वो आपके घर के दहलीज पर आपको डॉक्यूमेंट्स पहुँचा देंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, चल कितना अच्छा सकता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी काम में आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं। महकमा एक्साइज का ये तो क्रेडिट है कि इन्होंने बहुत जिद्दत जो है वो अपनाई है, बाकी अगर आप महकमे देखें उसमें इतनी जिद्दत नहीं आई जितनी महकमा एक्साइज ने लिया। उसका क्रेडिट 2-3 लोगों को जाता है। एक तो शेरवानी साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए कि महकमे में बहुत ज़्यादा मुखालफत भी हुई उनकी, तो जाहिर सी बात है माफिया ख़त्म हुआ, एजेंट माफिया ख़त्म होता जा रहा है, तो बहुत बड़ी इसके अंदर स्पीड मनी इन्वॉल्व होती थी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सी चीज़ें बहुत बर वक्त हो जानी चाहिए थी पहले, लेकिन अभी नहीं हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए, और महकमे को भी चाहिए कि अगर ये इनिशिएटिव दे रहे हैं दिल्ली साहब पर जो आपने ऐप की है, तो ये डाउनलोड प्रॉपर हो और जो आपकी टीम है वो एफिशिएंट हो, यानी कि लोग ये ना कहें कि हम 2-2 दिन हो गए कॉल करने की बंदा कोई नहीं आ रहा। आपकी सर्विस के पैसे हैं ना, आप अच्छी सर्विस देंगे तो लोग आपके ऊपर एतमाद करेंगे, और अगर इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग आपको बुरा भला कहें तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ। इससे पहले भी इनिशिएटिव बहुत लिए गए हैं महकमा एक्साइज की जानिब से, बहुत अच्छे लिए गए हैं, लेकिन उसमें भी हमने देखा नहीं चल रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कम है, अभी डाटाबेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को फिर यही शिकायत होती है ना कि जैसे ही आपने कोई चीज़ लॉन्च किया तो वो कहते हैं फ़ौरन उसका रिजल्ट आए। अगर फ़ौरन उनको रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वो बातें बनाना शुरू हो जाते हैं कि यार देखें फ़ायदा क्या हुआ है, इससे बेहतर पहला वाला निज़ाम था वो ठीक चल रहा था। तो एफिशिएंट होना जो है ना, वो स्मार्ट जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है इस पूरे मंसूबे को कामयाब करने के लिए। शेरवानी साहब से ये भी जान लेते हैं कि किस तरह प्लान आउट आपने किया है, कि किस तरह आपकी जो टीम है वो घर घर जाएगी और उसके लिए कि अलग एक टीम बनाई जाएगी, मैन पावर आपके पास मौजूद है, तो ये ना हो कि वो लोग ही एजेंट के तौर पर फिर उनसे अलग से पैसे लेना शुरू कर दें। ये भी चीज़ें आप लोगों ने इंश्योर करनी है। फिर जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उसका सबका हमने एनालिसिस किया है, और जैसे रहील साहब ने कहा ना कि ये इसके अंदर एक रिस्क ये भी है कि कल को ये सर्विस शायद हो सकता है इतनी एफिशिएंट ना रहे। हाँ जी। तो मैं ऐसे अर्ज़ करूँगा कि हमारा सबसे बड़ा इंटरेक्शन जो पब्लिक के साथ इस वक्त है वो है हमारी ई-पे जो ऐप है, जिसके तहत आप ऑनलाइन जाके टैक्स पे कर सकते हैं। इसके ऊपर जो कम से कम 1 करोड़ लोगों को ये फैसिलिटी हासिल है कि जो कि प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। अब इससे बड़ा इंटरेक्शन और कोई नहीं है, यानी 1 करोड़ लोगों के लिए वो फैसिलिटी है, और आप वो देखें कि इतनी वो ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे जो पहले 2 महीने हैं जब बहुत ज़्यादा लोग गाड़ियों का टैक्स पे करना चाहते हैं क्योंकि रिबेट होता है उसके अंदर, तो उसके ऊपर तो कभी वो ऐप का कभी इशू नहीं हुआ। इसके अंदर थोड़ा सा ये फैक्टर है कि चूँकि यहाँ लोगों ने फिज़िकली मूव भी करना है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड ऐप ने नहीं करनी बट उसके साथ लिंक्ड है लोगों का, वो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास लोगों की रिक्वेस्ट बढ़ती जाएंगे, अभी तो अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको स्केड्यूल कर सकते हैं कि मुझे फ़लाँ डेट को इतने बजे बंदा मेरे पास आ जाए, तो वो स्केड्यूल अवेलेबल होगा तो वो करेगा। दूसरी बात है कि चूँकि वो रजिस्टर्ड बंदा होगा, इसलिए अगर कोई उसका प्रॉब्लम होगा या उसको कोई ऐसा कहता बिहेवियर का इशू है या कोई ओवर चार्जिंग वाली बात होगी तो वो रिपोर्ट कर सकता है उसी ऐप के ऊपर या टेलीफोन कॉल का। उसके साथ एक हम हेल्पलाइन भी अपनी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो
कंसर्न आपके ज़हन में, और हमारे ज़हन में भी वही कंसर्न है कि कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें ना, चले नादरा की बात करें, उन्होंने भी ऑनलाइन सिस्टम एक शुरू किया कि वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आईडी कार्ड के लिए, पैसे भी ले लिए जाते थे लेकिन वो नहीं होता था और वो पे बैक भी नहीं किया जा रहा, फिर लोगों को वापस नादरा के ऑफिस आना पड़ता था। तो इसलाह के मसाइल भी होते हैं, फिर लोग बातें करते हैं और वो एक बैड इंप्रेशन भी जाता है, फिर वो ट्रस्ट आपका नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ के वाले से मैं कह रही हूँ कि वो डाउन हो जाती है कभी कभी आपकी एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद ये भी प्रॉब्लम सारे आते हैं, तो इनको भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा ये इस तरह सिस्टम से रिलेटेड हाँ है जी। वो हमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उसकी तरफ से बैकअप है, तो आपको पता है बहुत बड़ा अदारा है और बहुत सारी ऐप इस वक्त मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो वो चला रहे हैं, तो इसलिए उसके अंदर को हमें ज़्यादा इतना नहीं, हमें प्रॉब्लम जो कंसर्न है हमारा वो ये कि फील्ड में जो लोग जाएंगे उनका जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। वो जितना एफिशिएंट होगा, वो जितना बर वक्त पहुंचेंगे, इतना अच्छा फीडबैक है। सो ऐप का इतना शायद इशू कोई नहीं होगा, ऐप चली जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शायद ज़्यादा वो इसके अंदर नहीं आएंगे, बट हमें ये कंसर्न ज़रूर होगा और इसको हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। हमारी ये चैलेंज है कि कंप्लेंट्स ना आए, लोग टाइम पे पहुँचे, टाइम पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और जाके उनको डिलीवर करें। तो इसका मतलब है कि राहिल, इससे जो टाउट माफिया है जो बाहर होता है उसका भी खात्मा हो जाएगा काफ़ी हद तक, आपको लगता है? हाँ, काफ़ी हद तक खात्मा हो जाएगा, और अगर ये ऐप और इनकी सर्विस बेहतर रहती है तो मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि लोगों ने जाना है एक्साइज ऑफिस, वहाँ टाउट को भी पैसे देने हैं, टाइम भी अपना ज़ाया करना है। अगर वही फैसिलिटीज़ उन्हें घर में मिल जाती है, 1500 रुपये देने पड़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ी इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने टाउट के पास जाना है उसमें भी आपसे 2-2,500 3,000 एक्स्ट्रा लेने हैं, तो आपको 1500 दे के ये सर्विस घर बैठे मिल रही है और आपकी टेंशन भी खत्म है, क्योंकि महकमे के लोग जा रहे हैं, उन्होंने रिसीव करना है और उन्होंने वापस आपको फराहम करना है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने जिससे आपको कहा कि प्रॉपर अगर इसको लॉन्च कर दिया जाए, ऐप का इशू कोई नहीं है, ऐप तो ठीक है चल जाएगी, इशू आ जाता है जिस शेरवानी साहब ने बात किया बिहेवियर पे, कि जिन्होंने जाके घर से कलेक्ट करना उनकी एफिशिएंसी कितनी है, जितनी अच्छी वो एफिशिएंट टीम होगी उतना ही फीडबैक जो है वो इनको अच्छा मिलेगा और इनको फीडबैक अच्छा मिलेगा, लोगों का एतमाद और ट्रस्ट जो है वो इस पर बढ़ेगा। यही होगा ना कि एप्लीकेशन एक तो पहले आप टेस्ट करें कि किस तरह हो रही है, टीम्स एफिशिएंटली वहाँ पर पहुँच रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं जितना आप लोगों ने टाइम रखा हुआ है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, नई भर्ती की जाएगी लोगों के लिए, या जो पुराने काम जो लोग अभी काम कर रहे हैं वही उन्हीं को लगाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ ये होता है कि उनके बिहेवियर को चेंज करना जो है वो खासा मुश्किल होता है, मुश्किल काम होता है। तो हम इसके अंदर जो एक्चुअली प्रोफेशनल कोरियर है उनको एंगेज करेंगे, जिनका काम ही है वो, बल्कि वो अथॉरिटी माइंडेड नहीं होंगे, सर्विस माइंडेड होंगे, इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर उन्हीं को करेंगे। अच्छा, दूसरे स्मार्ट कार्ड और वर्चुअल कार्ड भी आप लोगों ने निकाला है, उसे वाले से भी बता दें। जो स्मार्ट कार्ड है वो हमारा एक पुराना इनिशिएटिव है, और आपको पता है जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन किसी दौर में होती थी तो हम उसके बदले में एक रजिस्ट्रेशन बुक देते थे, और वो बुक जो थी वो पेपर के ऊपर होती थी, लोगों ने गाड़ी में रखी होती थी। फिर उससे एक और ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो उसकी किस्म है वो ये थी कि पूरी बुक को ख़त्म करके छोटा सा कार्ड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कार्ड जो है वो ज़्यादा आसान था कि आप उसको अपने वॉलेट में रख लें। हाँ। अब उससे भी ज़्यादा एक एडवांस जो हमारी जो फर्दर जैसे उन्होंने कहा कि जिद्दत का, वो ये है कि हमने एक वर्चुअल कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। और वर्चुअल कार्ड ये है कि आपने देखा कोविड के दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों के पास एक वो पास होता था कि जिसके अंदर वो दिखाते थे कि हमारी जो वैक्सीनेशन हो चुकी है, फोन के अंदर होता था। उसके बाद दुनिया में और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो अब इवन बहुत सारी जगहों के ऊपर क्रेडिट कार्ड जो है वो भी वर्चुअल है। तो हम वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस होगा वर्चुअल, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मोबाइल के ऊपर आप कैरी कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, आपको फिजिकल उसको फिर एक से ज़्यादा लोग गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो गाड़ी में बजाय कार्ड रखें या किसी एक के पर्सन भूल जाता है किसी एक के पर्सन पड़ा को दूसरा ड्राइव कर रहा है तो उसके पास नहीं है, तो वो अपने मोबाइल के ऊपर फ़ौरन या तो डाउनलोड फ़ौरन भी करके दिखा सकता है, या वो अपने क्रेडेंशियल डालेगा तो फौरी तौर पे डाउनलोड हो जाएगा तो वो दिखा देगा। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, और इस वक्त जो जिद्दत का इस्तेमाल है ना वो सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट ही कर रहा है, बाकी सारे डिपार्टमेंट में से नो डाउट, और वो पता भी चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं जनाब कि ये जो जिद्दत लेकर आई जा रही है इसके ऊपर जो फीडबैक ही है वो भी अच्छा मिले और लोग इससे अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सके। हमारे साथ रिजवान अकरम शेरवानी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और राहिल सैयद ने भी हमें ज्वाइन किया था। राहिल, आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब बात करेंगे पंजाब पुलिस के रवैये और इदारे पर। तरक्कियाँ तो बहुत हुई हैं, काम भी हुआ है कि नहीं, इस पर आज हमने बात करनी, क्योंकि पंजाब के 736 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव में तब्दील कर दिया गया है, और जिसमें लाहौर के 85 थाने भी शामिल हैं। पंजाब के 40 थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन में तब्दील किया जा रहा है, और लाहौर के 22 थाने स्मार्ट पुलिस स्टेशन में तब्दील होंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने ज़मीन भी दे दी है और 20,000 अफसरान और अहलकारों को प्रमोशन भी दी गई है। कांस्टेबल से सीटें ख़त्म करके उन्हें उनकी जगह से एएसआई और सब इंस्पेक्टर रैंक में तरक्कियां दी गई हैं, और बताया ये जा रहा है कि 572 शहदा को लवाहिकीन को, उनके जो लवाहिकीन हैं उनको निजी सोसाइटी की मदद से घर भी दिए गए हैं। 85 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप्स की मद में मुलाजिमीन के बच्चों को दिया गया है, और इसके अलावा भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो जनाब पंजाब पुलिस ने लिए हैं, और बड़े अच्छे भी लिए हैं जिसमें। लेकिन तरक्कियाँ इस साल या देख ली जाए कि इस इरा में बहुत ज़्यादा हुई हैं पंजाब पुलिस के अंदर। तो आज इस पर बात करेंगे कि कितनी कारकर्दगी, कैसी कारकर्दगी रही है, पंजाब पुलिस की इनिशिएटिव किस तरह के लिए गए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आया है, क्या रवैयों में भी तब्दीली आई है पंजाब पुलिस के, या सिर्फ तरक्कियाँ ही हुई हैं और तरक्कियों की वजह से उनके रवैये जो है वो कह लें कि वो खुद सर होती जा रही है या तनज़ली का शिकार हो गए। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मुदस्सिर हुसैन मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, जो कि इसकी बीट करते हैं। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर, 1 साल हो गया है निगरान गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो। अगर पंजाब पुलिस का देखा जाए, इनिशिएटिव्स तो बहुत लिए हैं पंजाब पुलिस ने, थानों के हवाले से भी तरक्कियां भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन क्या तरक्कियों के बावजूद कोई रवैये भी हैं जो ठीक हुए हैं पंजाब पुलिस के, या खुद सर हो गई पंजाब पुलिस? मेरे ख्याल में अगर आपने बता भी दिया, पंजाब के 736 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव वज़ीर आला पंजाब ने 1 अरब रुपया जो है वो जारी किया था, जिसमें 736 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव में तब्दील किया गया। वहाँ पर जैसे हम बैठे हुए हैं अच्छे सोफ़ों में, थानों में इस तरह के अच्छे सोफ़े दिए गए हैं, अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया, पेंट भी किया गया, और बेहतरीन इन्वायरमेंट बैठने के लिए तो दे दिया गया। और 40 थानों को जो है स्मार्ट पुलिस स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा तरक्कियाँ तो इतनी दे दी गई हैं कि कोई भी जो कांस्टेबल था वो हेड कांस्टेबल हो गया, जो हेड कांस्टेबल था वो एएससी हो गया है, और एएससी जो है वो सब इंस्पेक्टर। इस तरह प्रमोशनें एसपी तक हुई हैं, यानी कि ना सिर्फ तरक्कियाँ हुई हैं, जैसे जैसे इनकी तरक्कियाँ हुई हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। अच्छा, वाह वाह वाह। हाँ, 10 से 15 ये तो मौजें लगी हैं फिर पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस की इतनी मौजें लगी हैं, अच्छा, तारीख में इतनी मौजें नहीं लगी। वाह वाह, क्या ठीक बात है। और इस आईजी ने इस आईजी को ये पुलिस जो फोर्स है वो तारीख में याद रखेगी। लेकिन इतनी मौजें लगी हैं, इतनी तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन मुफ्त चीजें लेने में अभी भी ये बाज नहीं आए हैं। कभी ये रेडी पे खड़े हुए जनाब सब्जियां ले रहे होते हैं, कभी फल ले रहे होते हैं, और कभी ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें माजूर शख्स था, अपना ठेला लगा के खड़ा हुआ था, उससे जी पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने ग्लव्स लिए हैं, मफलर्स लिए हैं, उन्होंने कहा जी हम सांप को दिखा के आते हैं, और उसके ऊपर आईजी पंजाब ने नोटिस भी लिया है कि वो सांप को दिखाने गया, और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गया है, वो गाड़ी में बैठ के वो रफू चक्कर हो गए। मतलब एक माजूर आदमी का आप उसको भी चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं मुनीबा के पुलिस का रवैया तब्दील नहीं हो सकता जब तो तक क्या फायदा इतनी तरक्कियों का, इतने इंक्रीमेंट लगाने का? सबसे अहम बात यह है कि इस आईजी पंजाब ने पुलिस के रवैये पे काम नहीं किया। अच्छा, पुलिस अफसरान ने भी पुलिस के रवैये पे काम नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। जब तक इनकी ट्रेनिंग बेहतर नहीं होगी, जो नए भर्ती होने वाले हैं, जो भर्ती हुए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग बेहतर नहीं होगी, उनको सिखाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। असल में मुझे ना एक पुलिस अफसर था, हमारा दोस्त है, डीआईजी है, उसने एक बात की थी, और वो बात अभी भी जो है वो मेरे ज़हन में बड़ी आती है। उसने कहा था कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, इसमें 60% क्रिमिनल हैं। अच्छा, और उसने कहा कि इन क्रिमिनल को जब तक पुलिस से निकाला नहीं जाएगा तब तक पुलिस ठीक नहीं होगी। अच्छा। ठीक है, और 40% उसने कहा था कि 40% ठीक हो सकते हैं, उनको डरा धमका के ठीक किया जा सकता है। अब देखें, आईजी पंजाब ने इतनी प्रमोशनें तो दे दी, तरक्कियाँ भी दे दी, और इनके इतने इनिशिएटिव भी दे दिए, थानों को भी बेहतर कर दिया लोगों के लिए। क्या जब लोग वहाँ पे जाते हैं उनको इंसाफ मिलता है? नहीं मिलता। उनसे अच्छे तरीके से बात की जाती है?
यानी कि आम शहरी से भी ऐसे बात की जाती है, जो क्रिमिनल है उनसे भी ऐसे ट्रीट किया जाता है। जो शरीफ शहरी जाता है वो अच्छा इमेज नहीं लेके आता थाने से। तभी कल रात की बात है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, मेरे ख्याल से मीडिया पे भी चल रही है, साबिक आईजी है मुश्ताक सुखेरा साहब, उनके घर रेस्क्यूअर की टीम गई है, खवातीन गई हैं उनकी वालिदा का चेकअप करने। उनके साथ उन्होंने किस तरह की बदसलूकी की है, उनका हाथ झटका है और उनको गुफ्तगू उनकी किस तरह की गई है, खवातीन के साथ वो ये कर रहे हैं। तो वहां पर एसपी आया, वो वापस चला गया है। तो आप वो देख ले कि एक रिटायर्ड अफसरान जो है वो इस तरह की हरकतें करें, जो ऑन ड्यूटी होंगे उनका क्या ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही मुश्ताक सुखेरा हमेशा रूड तबीयत का अफसर रहा है, पहले भी ऐसे पहले ही ऐसे था, अभी भी ऐसे है, अभी भी अपने आप को आईजी समझता है। वो 3.5 साल आईजी रहा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड हमेशा ऐसे रहा है। और मुझे बताएं, जो कोई एडिशनल आईजी ऐसे है वो अकेडमी में पढ़ाता रहा है अपने, तो नीचे वाले जो होंगे वो क्या होगा फिर, उनकी तरबियत कैसे होगी। अनफॉर्चुनेटली कोई साफ बंदा इनकी तरबियत करे। नहीं, कभी हुई है इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह, तरबियत वगैरह, इनकी बिहेवियरल जो थेरेपीज होती हैं वो इनकी हुई होगी, इनको पता चले किस तरह किसी एक आम आदमी से बात कैसे करनी है। बिल्कुल स्केटिस्ट इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन पता नहीं जब ये फील्ड में आते हैं इनको पता नहीं क्या हो जाता है। ये फिर जो ट्रेनिंग में सीख के आते हैं वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जो फील्ड में थाने में चीज़ें जो उनके सीनियर हैं वो बताते हैं, उनको पिक करते हैं, वो फिर इनको आते ही बताते हैं। इन्होंने ना बड़े तजर्बे किए, सब इंस्पेक्टर यंग भर्ती किए, तो पुलिस में जो है वो तब्दीली के लिए कि तफ्तीश बेहतर हो सके, उनको तफ्तीश भी दी गई, लेकिन उससे भी कोई तब्दीली नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं हैरान हूँ कि असल में इस गवर्नमेंट ने, निगरान गवर्नमेंट ने पुलिस के रवैये पे कोई तब्दीली पे कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पे मुझे मतलब हम लोग देखते हैं जो भी ASI आते हैं पढ़े लिखे आते हैं, बिल्कुल या सब इंस्पेक्टर्स आते हैं, मास्टर्स किया होता है, उन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, पढ़े लिखे आते हैं, शुरू में उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाता है उनका बिहेवियर भी वैसे ही हो जाता है जैसे पहले लोगों का। वो एक मुहावरा है ना, खरबूजे को पकड़ के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो क्या इस डिपार्टमेंट में ऐसी चीजें हैं कि वो आपको अपने रवैये तब्दील करने पे मजबूर कर देती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो उनके सीनियर्स हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, जो चाचा सदीक है, जो चाचा लतीफ़ है ख़ास तौर पे, वो जब इनको ट्रेनिंग देता है ना कि नहीं बेटा आपने अगर पुलिस में रहना तो आपको ये रिश्वत लेनी पड़ेगी, आपको पैसे लेने पड़ेंगे, आपको डंडियाँ मारनी पड़ेंगी, आपको इलीगल करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए करते हैं, अपने पैसे के लिए भी करें, ठीक है। आप अफसरान आपको इलीगल काम कहते हैं, अफसरान के लिए करते हैं तो अपने लिए भी करें, फिर ज़ाहिर है उनको करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि एक जो SHO रैंक का ऑफिसर्स है ना, वो तकरीबन जिस लाहौर में मैं बात करूं, पंजाब लाहौर की मैं बात करता हूँ, पंजाब में थोड़ा सा कम, कि वो उसने 10 लाख रुपया महीने में कमाना ही कमाना है। उसकी तनख्वाह 1.5 लाख होगी, 1.5 लाख तो नहीं होगी, लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब होगी। काश फिर मैं भी पुलिस वाली होती अगर इतना कमा लेते हैं माशाल्लाह। 10 लाख रुपया कमाना ही कमाना है, ठीक है। उसके जो एक्सपेंसेस हैं ना वो 10 लाख होंगे, ठीक है। इसलिए तो ये सिफारिशें करवाते हैं SHO लगने के लिए, मुख्तलिफ मकामात पर जाने के लिए। तो ये थानों के भी रेट हैं लाहौर में, जो बड़े थाने हैं जैसे चुंग है, उनके अलग अलग रेट हैं, जो चुंग है, काना है, शादरा है, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी सिफारिशें लगती हैं, कंपटीशन होता है, ठीक है, कि इस थाने की में लगना है तो बड़ी सिफारिश चाहिए। सेकंड मैं ये कहता हूँ कि अफसरान को काम करना पड़ेगा अपने PSOs पे, अपने अर्दली पे, ठीक है। ये SHO से पैसे लेते हैं, ठीक है। ये लाहौर में हो रहा है, मुख्तलिफ डिवीजन के हर जगह हो रहा है, ये नहीं कि एक जगह हो, हर जगह हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है। जो DPOs के साथ, RPOs के साथ, जो SPs हैं, डिवीजनल SPs, उनके साथ जो लीडर हैं, जो स्टाफ। अच्छा मुदस्सिर ये बताएं, हम लोग तो जाते हैं जी कंप्लेन करने पुलिस में कि हमारी ये मसला है, ये मसाइल हैं, लेकिन अगर पुलिस की रवैये की किसी को कंप्लेन करनी हो तो वो कहाँ जाके कर सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन का महकमा था, अच्छा, ठीक है, था यानी कि अब तो रह गया ऐसे नाम के रह गया, ठीक है। वहाँ पे कोई सीटें खाली हैं, वहाँ पे अफसर तैनात नहीं किए जाते। अच्छा। और उसकी इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन की सीट जो एडिशनल आईजी है, जो उसका आईजी है, वो गुज़श्ता 1 साल से खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं लगाया गया, इजाफी चार्ज दिया गया, ठीक है। और नीचे जो सीटें हैं वो भी खाली रहती हैं। जब तक ये काम नहीं ना करेगा, मसलन आपने सारा कुछ दे दिया, नाम भी दे दिए, प्रमोशन भी कर दी, जब तक आप अहलकारों को सज़ा नहीं ना देंगे तब तक ये महकमा ठीक नहीं होता। ये लातों के बूथ बातों से नहीं मानते, ऐसी बात है। इनको आप डंडे से आप चलाएंगे तो फिर ये ठीक होंगे। नहीं तो क्या फिर पूरी पुलिस फोर्स को ही फिर चेंज कर दिया जाए और नए भर्तियां की जाए? नहीं, नए भर्तियां नहीं, मैंने आपको बताया क्या किया जाए? तकरीबन 50%
चेंज करनी पड़ेगी आपको। कौन चेंज करेगा? उनको कोई जबरी कोई रिटायर- अहल है या कोई नहीं, देखिए, ये आगे निगरान वॉलंटरली हुकूमत इन का चीज काम को नहीं चेंज है। कर सकता है? ये निगरान हुकूमत, चलिए निगरान हुकूमत तो नहीं, तो पिछली भी तो हुकूमतें रही है ना, असल में उन्होंने ना, कुछ इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से? थाना कल्चर को तब्दील के नारे बड़े लगे हैं, जो हुकूमत आती है, हर किसी ने, पीटीआई ने, नून लीग ने, हर लीग किसी ने हर- ही कहा है, हर हाँ, किसी ने कहा कि हम थाना कल्चर को चेंज तब्दील करेंगे। सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज होते हैं, थाना कल्चर चेंज होता हुआ नहीं नजर नहीं आया मुझे। बिल्कुल हो भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सियासतदान भी इनको इस्तेमाल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी करती है, जुडिशरी भी करती है, सब इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर ये थाना कल्चर चेंज हो जाए, मेरिट पे काम करना शुरू कर दें, तो फिर उनके वो काम नहीं होंगे। फिर तो कह ले कि सोने पे सुहागा हो जाएगा और फिर हर बंदे को इंसाफ मिलेगा, फिर कोई कैटेगराइज नहीं होएगा, कोई प्रायोरिटाइज नहीं होएगा, फिर हर किसी को। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, जो 20,000 अफसरान और एहलकारों की तरक्कियां हुई हैं, उसमें कितने अफसरान थे जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी? इसमें मैं बताऊं कि मेरे ख्याल में वो 50% होंगे जिनके ऊपर इनकी इंक्वायरी चल रही है। इस दफा और फिर भी उन्हें तरक्की दे दी फिर गई। भी तरक्की दे दी क्या गई। बात है। और ऐसे लोग भी प्रमोशनें उनकी हुई हैं जो डिसमिस फ्राम सर्विस हो गए, फिर बहाल हो गए, अच्छा। जिन पे एलिगेशन थे पैसे लेने के, जिन पे Corruption ऊपर के या हाँ। पर्चे थे, पुलिस ने पर्चे दिए हुए थे 155 के इलीगल क्या बात है। मंशियात बेचने के, वो भी भर्ती हो गए जिन पे प्रमोशनें होगी। इस दफा कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जो पिछली जिनको रोका गया था प्रमोशनें में, पिछली गवर्नमेंट में, डीपीसी में ना, जो प्रमोशन अच्छा, बोर्ड या अफसरों ने अच्छा। कहा नहीं ये करप्ट है, इनको प्रमोट नहीं करना, उनको भी जो है वो मतलब कोई मेरिट नहीं रखा गया है जिसके मुताबिक प्रमोशन दी जाए। सबको तरक्कियां दे दी गई हैं। और इतनी, मुझे तो डर लगता है कि इतनी ज़्यादा तरक्कियां दे दी गई हैं कि हो सकता है मे भी कोई आईजी आ जाए तो वो कहे कि ये तो तरक्कियां इतनी बनती नहीं थी, तो उसको रेफर कर दे। जैसे लेकिन वाकई इतनी तरक्कियां होती हैं जितनी इस साल में हुई हैं। ये देखे ना, सीटें उन्होंने पैदा की ना, क्रिएट की। अब मैंने बताया कि कांस्टेबल की सीटें खत्म की, 10,000 कांस्टेबल भर्ती होना था, 10,000 कांस्टेबल की सीटें खत्म करके उनकी जगह एएसआई और सब इंस्पेक्टर को जो है वो तरक्कियां दी गई ताकि तफ्तीशों को बेहतर किया जा सके। लेकिन तफ्तीशें अभी भी बेहतर नहीं हुई हैं, अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। देखें ना, देखिए सबसे अहम जो हिस्सा है ना पुलिस का, वो तफ्तीश की इन्वेस्टिगेशन ही है। इन्वेस्टिगेशन है। हाँ जी। अब इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए कोई फंड्स नहीं दिए गए इजाफी। अब मैं आपको बताऊं कि हर महीने पेट्रोल जो है वो 15 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब पेट्रोल उन्होंने, थाने आपने अच्छे बना दिए, पेट्रोल कहाँ डलवाएंगे? पेट्रोल तो उन्होंने फिर लोगों से लेकर डलवाना है। तफ्तीशों के लिए फ़ंड कहाँ चाहिए? किसने देने हैं? वो उनके पास पैसे नहीं है तफ्तीशों के पास, उनके किससे लेने? आवाम से लेने। फिर कैसे रवैया तब्दील होगा? आप जब तक बेसिक ठीक नहीं करेंगे ना, अब ये काम अफसरान का है। ठीक है, आपने बैठने के लिए अच्छे कमरे दे दिए, ठीक है जी, अच्छी कुछ चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। इनको, इनकी ना तरक्की इनके डिसिप्लिन को बेहतर कर सकती है, ना इनके फंड्स, ना इनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, वो भी सिर्फ इनका एक जाती जो अपनी ज़ात है ना, जो ज़मीर है, वही इनको झिंझोरे और इनको जो कहे कि आप लोग गलत कर रहे हैं और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। 50% के मर मुर्दा हो चुके चुके हैं, वो मर चुके हैं जी, कुछ नहीं हो सकता। उनको जब रिटायर करें, उनकी जगह नए लोग भर्ती ठीक है, करें, रिटायर करें। ये 50% जो हमारी पुलिस फोर्स है उसको तब्दील करने की जरूरत है, तभी हमारी जो इंसाफ है या हमारा जो हमारी आवाज है ना वो सुनी जा सकेगी। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।